हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम अपने जीओआईटी के नेक्स्ट क्वेश्चन उनको डिस्कस कर लेते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स दैट हैव बीन कट और कॉपीड आर स्टोर्ड इन एन एरिया कॉल्ड एज। यहाँ पे सिंपली बोला है कि जब भी आप किसी टेक्स्ट या किसी ग्राफिक को क्या करते हो, कट करते हो या कॉपी करते हो, तो एक टेम्परेरी एरिया में वो स्टोर हो जाता है। तो उस एरिया का नाम क्या होता है? तो उस एरिया का नाम क्या होता है? क्लिपबोर्ड, है ना। सभी बच्चे यूज़ करते हैं जब भी आप कोई कॉपी या फिर क्या करते हो, बेसिकली किसी चीज़ को कट करते हो, तो आपको पता है वो कहाँ जाती है, कौन सी मेमोरी में जाती है सर? वो क्लिपबोर्ड के अंदर जाती है। अब देखो होता है कि क्लिपबोर्ड, तो अगर आपको कल को मैं ऐसे पूछ लूँ कि बेटा क्लिपबोर्ड होता क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये हमारे पास क्या है, एक टेम्परेरी स्टोरेज है। ओके, टेम्परेरी स्टोरेज है। अब जो आपकी टेम्परेरी स्टोरेज है ये कहाँ पे मिलेगी आपको? तो आप बोलेंगे सर ये टेम्परेरी जो एक स्टोरेज एरिया है ये हमें कहाँ मिलेगी सर? हमारे रैम के अंदर मिलेगी। ओके, रैम का कुछ हिस्सा दिया जाता है हमारे क्लिपबोर्ड के लिए, जहाँ पे अगर हमें कोई आइटम हमने कट या कॉपी की होती है वो यहाँ पे स्टोर होती है। ठीक है, और कहाँ पे ये मिलती है हमें क्लिपबोर्ड? एक्चुअल में ये हमारी रैम का एक बेसिकली एक पार्ट होता है जो होल्ड करता है। किस को होल्ड करता है सर? वो डाटा को होल्ड करता है, जो क्या करते हैं हम, जिस डाटा को हम कट करते हैं या फिर कॉपी करते हैं। अब यहाँ पे कट और कॉपी आ ही गया है, तो कट की कमांड क्या होती है? कट की कमांड सर होती है Ctrl+X। और अगर हम कॉपी की बात करें तो कॉपी की कमांड क्या होती है? कॉपी की कमांड होती है सर हमारी Ctrl+C। अब देखो कट का मतलब क्या होता है? कट का मतलब होता है आप क्या कर रहे हो, किसी एक डाटा को मूव करवा रहे हो। ठीक है, डाटा मूव करवा रहे हो कहाँ से? किसी एक लोकेशन से वन लोकेशन टू अनदर, वन लोकेशन टू अनदर। ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम पूछी जाती है कि कट का मतलब क्या होता है कि बेसिकली आप किसी डाटा को, या कोई टेक्स्ट है चाहे कोई ग्राफिक है, आप उसको मूव करवा रहे होते हो। पर जब आप कॉपी की बात करते हो तो कॉपी का मतलब क्या होता है? हम क्या करते हैं, डाटा का क्या करवाते हैं एक तरीके से, रेप्लिका। रेप्लिका को क्या करते हैं, भेजते हैं कहाँ पे? वन लोकेशन टू अनदर। ठीक है, वन लोकेशन से अनदर, ये मतलब होता है इन दोनों का। कि जब हम कट करते हैं, कट का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, जो डाटा था उसको क्या कर रहे हैं, मूव करवा रहे हैं सीधा। पर कॉपी का मतलब होता है कि मान लेते हैं एक फेरी मेरी फाइल यहाँ पे पड़ी है, इसके जब मैं कट करता हूँ तो ये फाइल यहाँ से डिलीट हो जाएगी और जिस लोकेशन पे मैं इसको लेके जा रहा हूँ वो वहाँ पे चली जाएगी। और दूसरी तरफ आता है कॉपी। कॉपी का मतलब क्या है, सपोज कर लेते हैं ये मेरी फाइल 1 थी, जब मैंने इसको कॉपी किया तो यहाँ पे इसका रेप्लिका बन गया। तो एक फाइल मेरी यहाँ पे स्टोर होगी, दूसरी फाइल मेरी यहाँ पे स्टोर होगी। तो इसका ये मतलब होता है मतलब कट और कॉपी का। ओके, तो ये कुछ बेसिक टर्म है, ज़्यादा टफ नहीं है। बाकी आपको पता है पेस्ट हम किससे करते हैं? जब आप कोई चीज़ को कट करते हो ना, तो कट कहाँ जाएगा? आपका क्लिपबोर्ड के अंदर जाएगा। या कॉपी कहाँ जाएगा सर? वो आपका क्लिपबोर्ड के अंदर जाएगा। और जब क्लिपबोर्ड से ये एग्ज़ाम में एक बार पूछा गया था कि जब भी आपकी कोई आइटम है जो आपने कट या कॉपी की होती है वो एक तरीके से आपकी क्लिपबोर्ड पे जाती है, तो अगर आपको इसको कहीं पे सेंड करना है तो आप किस शॉर्टकट कमांड का यूज़ करते हो? तो आप यूज़ करते हो पेस्ट का, क्योंकि सेंड करने का मतलब ही क्यों है, या फिर डाटा को आप क्या कर रहे हो, पेस्ट कर रहे हो। तो पेस्ट की शॉर्टकट कमांड कौन सी होती है सर? वो होती है हमारे पास Ctrl+V। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जो क्या है एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सी का आपने देख लिया, वी आपको लग गया बता कट करते हैं। बाकी मैंने बता दिया क्लिपबोर्ड स्टोर करता है डाटा, कहाँ पे स्टोर करता है सर? रैम में स्टोर करता है। अब एक बार एग्जाम में ये पूछा गया था कि हाउ मेनी आइटम्स कैन विंडोज़ क्लिप बोर्ड होल्ड एट अ टाइम। ठीक है, अगर आपसे मैं पूछूं कि जो आपकी विंडोज़ होती है, ठीक है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसमें क्लिप बोर्ड जो होता है, जो आपकी टेम्परेरी मेमोरी होती है रैम की, वो कितना डाटा होल्ड कर सकती है? ठीक है, कितना जो डाटा है उसको क्या कर सकती है सर? होल्ड कर सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा सर? आप बोलेंगे कि जो हमारा विंडोज़ का क्लिपबोर्ड होता है वो सिर्फ एक तरीके से, अगर हम बात कर लेते हैं कि वन आइटम ही क्या कर सकता है, क्या करता है बेसिकली, उसको होल्ड कर सकता है एट अ टाइम। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा सर? हमारे पास वन आइटम, कि कोई एक आइटम है उसको ही क्लिपबोर्ड क्या करता है, बेसिकली उसको होल्ड करने का काम करता है। अब देखो होता क्या है, जब भी एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जब आपका कंप्यूटर आप बंद कर देते हो तब भी क्लिपबोर्ड में डाटा रहेगा, तो आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा सर? नहीं रहेगा। नहीं, क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि क्लिपबोर्ड हमारा होता क्या है सर? वो हमारा रैम का एक कुछ हिस्सा होता है जो हमने किसको दिया होता है? क्लिपबोर्ड को दिया होता है। तो हमें रैम पता है, रैम कैसी मेमोरी है? रैम ऐसी मेमोरी है, अगर उसको हमने इलेक्ट्रिसिटी देना बंद कर दिया तो उसका जो भी कंटेंट होगा वो डिलीट हो जाएगा। और इसी जो इसकी करेक्टरिस्टिक है, ये वाली करेक्टरिस्टिक है कि हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं देंगे और उसका जो डाटा है वो डिलीट हो जाएगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में हम इसको क्या बोलते हैं, ये हमारी क्या बन जाती है सर? हमारी वॉलेटाइल या फिर
टेम्परेरी मेमोरी हमारी बन जाती है। ठीक है, तो क्लिपबोर्ड भी हमारी क्या बन जाती है, टेम्परेरी मेमोरी बन जाती है। बाकी एक बार ये चीज़ पूछा गया था, क्योंकि विंडोज़ का चलो आपने बता दिया। अगर मैं बात करूँ जो आपका ऑफिस होता है, एमएस ऑफिस, तो आपको सभी को पता है ना, मैंने आपको बताया था एमएस ऑफिस क्या होता है। विंडोज़ का आपने समझ लिया कि सर चलो विंडोज़ का एक आइटम कॉपी रखता है। अगर मैं बात करूं जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पूछ लूं कि जो आपका ऑफिस का क्लिप बोर्ड है वो कितने आइटम अपने अंदर सेव कर सकता है। ठीक है, ऑफिस में यही चीज़ पूछूं मैं कि हाउ मैनी आइटम्स, ठीक है, कौन होल्ड करेगा ऑफिस का क्लिप बोर्ड। ठीक है, ऑफिस का जो होता है आपका क्लिप बोर्ड होता है, वो एक टाइम पे कितने आइटम्स अपने अंदर स्टोर करके रख लेता है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, इसका आंसर बनेगा 24, या फिर ऐसा लिखा होगा आपको ऑप्शन में अप टू 24, क्योंकि अभी एग्जाम में पूछा भी गया था, तो आपने नोट करके रखना है। अगर विंडोज़ की बात करें तो वहाँ पे 1 आइटम, अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करते हैं तब वहाँ पे कितना आएगा सर, हमारा 24 आएगा। और वो तो मैंने आपको बता ही दिया। एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आपको कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसकी हेल्प से आप क्लिप बोर्ड के आइटम्स देख सकते हो, है ना, तो उसके लिए आप किसका यूज़ करते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना प्रैक्टिकल होती हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं प्रैक्टिकल आइटम्स। जैसे क्वेश्चन यही आ गया, सपोज कर लेते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आपने जो आपकी क्लिप बोर्ड मेमोरी है ना, सपोज कर लेते हैं आपकी जो क्लिप बोर्ड मेमोरी है, इसमें आपके कितने कंटेंट पड़े हैं। ठीक है, कितने आपके कंटेंट है, मान लेते हैं आपने एक पहले कॉपी किया था, फिर आपने कोई और आइटम कॉपी की थी, फिर आपने कोई और आइटम कॉपी की थी, है ना। पर अब आप चाहते हो कि आपने देखना है कि आपके क्लिपबोर्ड में कितनी आइटम्स प्रेजेंट हैं, तो उसके देखने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट कमांड यूज़ करते हो। ये बेसिकली आपका विंडो 10 और 11 जो यूज़ कर रहे हैं वो इसको ईजिली देख सकते हैं। कैसे देखते हैं, वो शॉर्टकट कमांड यूज़ करते हैं विंडो प्लस अवी का। तो अगर आपको इसको नोट बना के लिखना होगा कॉपी पे, तो ऐसे लिखेंगे आप कि जो हमारे पास क्या होती है सर, हमारे पास विंडोज़, ठीक है, विंडोज़ की जो आपकी की होती है ना, कुछ ऐसे करके होती है विंडोज़ की है ना, विंडो की प्लस आप अवी का यूज़ करते हो, जिसकी हेल्प से क्या होता है सर, ये हमें अलो करता है, क्या अलो करता है, अलो यू टू व्यू, क्या चीज़ देखने के लिए व्यू करता है, क्लिप बोर्ड की आपकी आइटम्स। ठीक है, क्लिप बोर्ड के जो आपके आइटम्स हैं या फिर आपके कंटेंट हैं, चाहे आप आइटम बोल लो चाहे आप कंटेंट बोल लो, किसमें, अब ये बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ जो आपका विंडोज़ 10 है या फिर विंडोज़ 11 है। ठीक है, इन दोनों की बात कर रहा हूँ, तो उसमें ये हम शॉर्टकट कमांड यूज़ करते हैं। और ये एग्ज़ाम में पूछा गया था, लेटेस्ट क्वेश्चन होते हैं ये सारे ना, तो ऐसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, ये सारी की सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। इसके बाद जैसे हमारे पास अगर हम बात कर लेते हैं, ऐसे राइट आंसर चलो इसका ही आ गया, क्लिपबोर्ड तो राइट आंसर आ गया। अब बात कर लूँ कि जो हमारा क्लिपबोर्ड ग्रुप होता है, क्योंकि अब हम बात कर ही रहे हैं, तो जो हमारे पास एमएस वर्ड होता है, एमएस वर्ड में आपका जो कौन से रिबन, जो आपका रिबन होता है ना, कौन से रिबन या फिर बेसिकली हम बोल देते हैं कौन सी टैब होती है, उसके अंदर आपको ये मिलता है, कौन मिलता है, बेसिकली हमारा क्लिपबोर्ड ग्रुप। क्लिपबोर्ड का जो आपका ग्रुप होता है वो आपको कहाँ पे मिलता है, तो आप बताएंगे सर ये हमें मिलता है हमारे होम टैब के अंदर। ये सारे क्वेश्चंस वो हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ये किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में आए हैं ये क्वेश्चन। तो आपने क्या करना है, इनके सभी के नोट्स बनाने हैं प्रॉपर अच्छे ढंग से, कि होम टैब के अंदर आपको कौन सा ग्रुप मिलता है, सर हमें क्लिपबोर्ड ग्रुप मिलता है। और फॉर्मेट पेंटर, है ना, फॉर्मेट पेंटर होता है वो यूज़ करता है किसका फीचर, वो यूज़ करता है बेसिकली क्लिपबोर्ड का ही यूज़ फीचर होता है बेसिकली, है ना। तो आपने ऐसे करके नोट बनाना है। दूसरा क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे, जैसे फॉर्मेट पेंटर यूजेस विच फीचर, अगर मैं बात करूं आपका जो एक आपका फॉर्मेट पेंटर होता है, फॉर्मेट पेंटर होता है वो यूज़ करता है किसको, कौन सा फीचर यूज़ करता है, विच फीचर। तो आप बताएंगे सर फॉर्मेट पेंटर किस, कौन सा फीचर यूज़ करता है, बेसिकली वो क्लिप बोर्ड का ही फीचर वो यूज़ करता है। तो ये आपने सारी इंपॉर्टेंट जो डाटा होता है इनको नोट करके अपने कॉपी पे लिख लेना है। ओके, इसके अलावा जैसे एग्ज़ाम में जो प्रोग्रामर वगैरह जैसे बच्चे होते हैं, कि जेवाईटी के बच्चे नहीं हैं सारे, कई बच्चे जो होते हैं वो प्रोग्रामर का भी पेपर देते हैं, तो उनसे एक लेवल और डीप में यही क्वेश्चन पूछा जाता है, पर उनसे ये पूछा जाता है कि जो आपका क्लिप बोर्ड ऑपरेशंस होते हैं वो कौन सी एपीआई यूज़ करते हैं, है ना। अगर हम कोई प्रोग्रामर का जो बच्चा है अगर वो देख रहा है इस सीरीज़ को, तो उसको अगर मैं से पूछूं कि आप बताओ कि जो क्लिप बोर्ड में आपके ऑपरेशंस होते हैं ना, ऑपरेशंस होते हैं वो यूज़ करते हैं कौन सी एपीआई, तो विच एपीआई वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन जो प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है, तो क्लिप बोर्ड ऑपरेशंस के लिए कौन सी एपीआई यूज़ की जाती है, तो आप बताएंगे सर हम कौन सा यूज़ करते हैं, Win32 क्लिप बोर्ड एपीआई। ठीक है, Win32 क्लिप बोर्ड एपीआई का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये बच्चे उन्हीं के लिए है जो बेसिकली प्रोग्रामर वगैरह का देते हैं,
उनके लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन एक और था जो प्रोग्रामर से ही पूछा गया था, बेसिकली जो सिस्टम एनालिस्ट होते हैं उनके बारे में पूछा गया था कि जो आपकी क्रॉस एप्लीकेशन क्लिपबोर्ड डाटा ट्रांसफ़र होता है वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करता है। तो इसके लिए आप ऐसे लिख सकते हो OLE, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है मैंने आपको बताई थी। इसकी चलो आप फुल फॉर्म मुझे कमेंट करना, ये मैंने आपको बताई थी पहले भी, OLE की फुल फॉर्म है ना। इसके अलावा OLE या फिर एक हमारे पास आता है IPC, इसको हम बोलते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। ठीक है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। ठीक है, इन दोनों के लिए बेसिकली होता है क्या है हमारा क्रॉस एप्लीकेशन क्लिपबोर्ड डाटा ट्रांसफ़र का हमारा यूज़ किया जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं इस टेक्नोलॉजी का हम क्या करते हैं सर, यूज़ करते हैं। OLE या फिर हमारा IPC, इसको बोलते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। और OLE का वैसे हम बोलते हैं इसको ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ये वैसे मैंने आपको बताया भी था, पर आप फिर भी आपने नीचे इसको कमेंट करना है कि क्या होता है ये OLE हमारा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डाटा थे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हो सके तो आपने ये जितने पॉइंट्स मैंने बताए हैं आप नोट करके लिख लेना। ठीक है, क्योंकि अगर इसमें से क्वेश्चन आया तो डेफिनेटली इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पक्का आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्टोरेज डिवाइस। तो देखो स्टोरेज डिवाइस का एग्जांपल पूछा है यहाँ पे। देखो मैग्नेटिक डिस्क भी स्टोरेज डिवाइस होता है, टेप भी होता है, DVD भी होती है। तो इसका मतलब है ऑल ऑफ दीज हमारे सर राइट आंसर बन जाएगा, है ना। बाकी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, स्टोरेज डिवाइसेस होते क्या हैं, बेसिकली ये हमारे क्या होते हैं, हार्डवेयर होता है जो क्या करता है सर, हमारा डाटा को स्टोर करता है, या फिर हम बोल सकते हैं हार्डवेयर यूज्ड टू स्टोर डाटा, है ना। डाटा को क्या करता है सर, वो स्टोर करता है। किस कैसे स्टोर करता है सर, वो परमानेंटली वो स्टोर करता है। परमानेंटली बोल सकते हैं, या फिर इसको हम क्या बोल देते हैं, सेमी परमानेंट। ठीक है, सेमी परमानेंट कौन होगा, सेमी परमानेंट जैसे हमारा रैम हो गया। परमानेंट कौन सा हो गया, जैसे हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव होगी, रोम होगी, है ना, सॉलिड स्टेट ड्राइव होगी। तो ये हमारे पास दोनों चीज़ें आती हैं स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर, सारी आती हैं, चाहे वो सेमी परमानेंट है चाहे वो परमानेंट है। ओके, तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं। बाकी जैसे हमारे पास और आती हैं ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया, है ना। ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया में हमारे पास कौन आ जाता है, DVD आ जाता है। अच्छा हाँ, एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, उसमें ये बोला था कि आप बताओ इनमें से कौन सा नॉट अ स्टोरेज डिवाइस, नॉट अ स्टोरेज डिवाइस। ओके, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं, ऑप्शन मैं दे दूँ, पहला मान लेते मैंने दे दिया रोम, दूसरा मैंने दे दिया रैम, तीसरा मैंने ऑप्शन दे दिया आपको हार्ड डिस्क ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क दे दिया, और फोर्थ मैंने दे दिया आपको रजिस्टर। तो इसमें से राइट आंसर क्या बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये तो सारे ही हमारे क्या हैं, ये सर सारे के सारे हमारे किस कैटेगरी में आ जाते हैं, स्टोरेज डिवाइस की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। पर देखो रजिस्टर इज़ नॉट अ टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस नहीं है रजिस्टर। रजिस्टर एक इनबिल्ट मेमोरी है, किसकी, आपकी CPU की। ओके, ये चीज़ आपने याद रखनी है। रजिस्टर क्या है आपके पास, सर ये हमारा CPU का एक कंपोनेंट है, ना कि एक मेमोरी। ये क्या है हमारे पास, इट्स अ कंपोनेंट। ये मैंने आपको पता नहीं कितनी बार बताया है कि CPU के हमारे पास क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, ये क्या है बेसिकली हमारे पास CPU का क्या है, हमारे पास कंपोनेंट है। ठीक है, CPU में और दो कंपोनेंट कौन से है हमारे पास, ALU आता है, और मेमोरी तो रजिस्टर आ गया, और साथ में कंट्रोल यूनिट। तो ये चीज़ पूछी गई थी एग्जाम में, है ना। तो स्टोरेज देखो है तो बेसिक क्वेश्चन है, पर पूछा कैसा गया था, बताओ इनमें से स्टोरेज डिवाइस कौन नहीं है। तो मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि बोलते हैं आंसर गलत है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। पर यहाँ पे एज पर ऑप्शन हमारा रजिस्टर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रजिस्टर क्या है हमारे पास, CPU का अपना एक एरिया है जहाँ पे वो कैलकुलेशन अपनी परफॉर्म करता है। वो ऐसी मेमोरी नहीं है जहाँ पे हम एक्सटर्नली CPU से बाहर कोई डाटा जहाँ पे स्टोर करते हैं ना, उन्हीं को हम स्टोरेज डिवाइसेस की कैटेगरी के अंदर रखते हैं, ना कि जो CPU की अपनी कोई मेमोरी है। तो ऐसे करके जो क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सिंपल होते हैं पर घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आपको क्या क्या चीज़ें पता लगी, जैसे सेकेंडरी स्टोरेज में क्या क्या आता है हमारे पास, हार्ड डिस्क ड्राइव आ गया सर, सॉलिड स्टेट ड्राइव आ गया, है ना, CD आ गया, DVD आ गया। ओके, अगर मैं बात कर लूँ कि जो हमारे पास स्टोरेज डिवाइस है जिसकी हाईएस्ट कैपेसिटी होती है, अगर मैं बात कर लूँ आपसे हाईएस्ट कैपेसिटी किसकी होती है, तो आप बोलेंगे सर बेस्ट हार्ड डिस्क ड्राइव की होती है ना, क्योंकि चीपेस्ट यूज सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो हाईएस्ट क्योंकि इसकी TV वगैरह में चली जाती है, टेराबाइट्स में चली जाती है। तो हाईएस्ट कैपेसिटी अगर पूछा जाए कई बार तो हार्ड डिस्क ड्राइव मोस्ट प्रोबेबली यही आंसर होता है उसका। बाकी एग्ज़ाम में पूछा जाता है जो आपकी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस हैं, तो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, ऑप्टिकल जो आपकी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, देखो ऑप्टिकल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करती हैं, लेज़र बीम का यूज़ करती हैं। ठीक है, लेज़र बीम बोलो या फिर इसको आप लाइट एनर्जी बोल लो, इसका वो यूज़ करती हैं किस चीज़ के लिए सर, वो डाटा को स्टोर करने के लिए।
डाटा स्टोर करने के लिए लेज़र बीम या फिर लाइट एनर्जी का वो यूज़ करती हैं, जो हमारी ऑप्टिकल स्टोरेज होती हैं। और ऑप्टिकल स्टोरेज होती कौन सी हैं बेटा? तो आप बताएंगे सर हमारे पास जो कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, सीडी बोलते हैं जिसको हम, इसके अलावा डीवीडी हो गया है ना, इसके अलावा जो हमारे पास ब्लू रे है, ये सारे के सारे कौन सी हैं सर? ये सारे के सारे हमारे ऑप्टिकल स्टोरेज के मीडियम हैं। और वही अगर आपको मैं बोल दूं मैग्नेटिक के, क्योंकि बच्चों को ये पता नहीं होती बेसिक बेसिक चीज़ें, और एग्जाम में यही चीज़ें पूछ ली जाती हैं कि बताओ इनमें से मैग्नेटिक कौन सी है, ऑप्टिकल कौन सी है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक कौन सा आ गया? तो बेटा मैग्नेटिक में कौन कौन से आएंगे? तो मैग्नेटिक में जैसे आपका फ्लॉपी, ठीक है, अभी तो यूज़ नहीं होता है फिलहाल, पर एग्जाम में पूछे जाते हैं ये चीज़ें। तो फ्लॉपी डिस्क आता है मैग्नेटिक आपका। इसके अलावा जो मैंने अभी बताया आपको हार्ड डिस्क, तो हार्ड डिस्क भी किसका एग्जांपल आ गया सर? मैग्नेटिक आ गया, है ना। इसके अलावा जो हमारे पास इससे पहले यूज़ की जाती थी मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप, तो ये भी किसके एग्जांपल आ गए सर? ये हमारे मैग्नेटिक स्टोरेज के एग्जांपल आ गए सारे के सारे, जो सारे इंपॉर्टेंट है। अब देखो लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट आता है हमारे पास, क्योंकि लेटेस्ट है और एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। कौन सा है सर? हमारा बेसिकली जो हमारी SSDs होती हैं, सॉलिड स्टेट मेमोरीज हमारी होती हैं। तो आपने इसको ऐसे लिखना है नोट में कि हमारे पास कुछ सॉलिड स्टेट क्या होती हैं हमारे पास? स्टोरेजेस होती हैं। तो वो कौन सी होती है सर? हमें बता देंगे। बेसिकली वो आपकी होती हैं SSD, जिसको हम क्या बोलते हैं सर? सॉलिड स्टेट ड्राइव बोलते हैं। दूसरा हमारे पास कौन सा आता है हमारे पास सर? फ्लैश ड्राइव्स मेमोरीज आती हैं। और सबसे ज़्यादा आप क्या फ़ोन में डालते हो? मेमोरी कार्ड, ठीक है। फ़ोन हो गया, चाहे आपका कैमराज हो गया, है ना, अलग अलग मेमोरी कार्ड के साइज़ होते हैं। तो बस मेमोरी कार्ड भी क्या है? एक टाइप का आपका सॉलिड स्टेट स्टोरेज की कैटेगरी के अंडर आता है ना। तो बस ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। और अगर हम बात करें एक ऑप्टिकल स्टोरेज, जो ब्लू रे का क्वेश्चन आता है, तो ब्लू रे का क्या क्वेश्चन बनता है? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही बनता है कि जो हमारा ब्लू रे डिस्क है वो कितना डाटा स्टोर करती है। देखिए कितना डाटा वो क्या करती है? स्टोर करती है। स्टोर बोलो चाहे वो होल्ड बोल लो, चाहे स्टोर की बात कर लो, चाहे वो कितना डाटा स्टोर करती है या होल्ड करती है, तो वो डिपेंड करता है कि वो जो आपकी ब्लू रे वो सिंगल लेयर की है या डबल लेयर की है, सिंगल की है या वो डबल की है। अब इसका मतलब क्या है? बेसिकली आप ऐसा इमेजिन कर लो कि आपकी जो डिस्क है वो एक थाली की तरह है। अगर उस थाली का एक ही हिस्सा है जहाँ पे कोटिंग की है, जहाँ पे कोटिंग की है, तो उसको हम बोलेंगे सर सिंगल लेयर। और एक दूसरी डिस्क आ गई, उसको ऊपर से तो कोटिंग करी है, पर उसके जो निचला साइड है उसको उसमें भी कोटिंग करी है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक ऊपर का आ गया, है ना, एक दूसरा नीचे का आ गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डबल लेयर। क्योंकि जो डिस्क है उसके ऊपर नीचे हम दोनों जगह डाटा को स्टोर कर सकते हैं। ये मतलब होता है सिंगल और डबल का। अगर पूछ ली जाए एग्जाम में ब्लू रे डिस्क कितने टाइप्स की होती हैं, तो आप बताएंगे सर ये हमारी 2 टाइप्स की होती हैं, एक सिंगल लेयर आती है और एक डबल लेयर आती है। तो सिंगल लेयर में कितना हम स्टोरेज ऐड कर सकते हैं? तो ये हमारा 25 GB तक हम इसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो डबल में कितना हो जाएगा? 25 का दुगुना, 25 का दुगुना कितना होगा सर? हमारा 50 GB। ओके, तो ये हमारी कुछ टर्म्स होती हैं, ईजी है और काफ़ी एग्जाम में पूछी जाती हैं। बाकी इसी के मिलता जुलता एक क्वेश्चन पूछा जाता है RAID, ठीक है। RAID का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको हम बोलते हैं रिटर्डेंट एरे। इसकी फुल फॉर्म में पूछी जाती है। बेसिकली होता है कि जब हमें बैकअप रखना होता है ना, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं RAID का, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RAID? इसको हम बोलते हैं रिटर्डेंट एरे, एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क्स। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म थी, क्योंकि ये चीज़ें एग्जाम में पूछी गई थी, तो जो मुझे लग रही है इंपॉर्टेंट और आपको नोट करनी चाहिए कॉपी पे, तो आपने उनको नोट करके लिख लेना है। ओके, बाकी जो बच्चे कई बार बैंक वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखो बैंक में यही चीज़ पूछी जाती है। जैसे रिसेंटली एक एग्ज़ाम हुआ था हमारा इसका IBPS का, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों से कि जो आपकी पेन ड्राइव होती है, तो पेन ड्राइव का दूसरा नाम क्या है? तो पेन ड्राइव को हम क्या बोल देते हैं? हम बोल देते हैं सर USB फ्लैश ड्राइव, या फिर इसी को हम क्या बोल देते हैं, मैंने आपको समझाया था, इसको हम बोलते हैं थंब ड्राइव, ठीक है, क्योंकि अंगूठे की तरह होती है, तो थंब ड्राइव भी बोल देते हैं और USB फ्लैश ड्राइव भी बोल देते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। बाकी जो प्रोग्रामर वगैरह का कोई बच्चे दे रहे होते हैं, तो उनको और क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐसे बता दो कि आपकी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, उनको आप कैसे कनेक्ट करते हो। एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आप एक्सटर्नल जो आपकी स्टोरेज डिवाइसेस होती है ना, एक्सटर्नल स्टोरेज कौन सी होती हैं? जैसे मान लेते हैं कि मैंने एक अपनी हार्ड डिस्क लेकर आया बाहर से मार्केट से, और मैंने क्या किया, उसको कनेक्ट किया अपने कंप्यूटर के साथ, तो वो मेरी क्या बन गई? एक एक्सटर्नल स्टोरेज बन गई। तो एक्सटर्नल स्टोरेज को हम कनेक्ट करवाते हैं। कनेक्ट कैसे करवाते हैं? बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, अलग अलग हमारे पास क्या होते हैं, पोर्ट्स होते हैं।
तो कनेक्ट करवाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं सर, अलग अलग पोर्ट्स का यूज़ करते हैं। तो पोर्ट्स कौन कौन से हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक तो सभी को पता है यूएसबी पोर्ट होता है, दूसरा कौन सा होता है, एक हमारे पास ई साटा करके पोर्ट होता है, ठीक है, और एक हमारे पास पाटा करके आता है। तो चलो आप मुझे इसकी कमेंट ये बताना कमेंट करके कि ई साटा की फुल फॉर्म क्या होती है। ये आपका होमवर्क रहेगा, यूएसबी का आपने मुझे बताना है, ई साटा का बताना है। और एक इम्पॉर्टेंट आता है थंडरबोल्ट, ये काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो थंडरबोल्ट हमारा क्या होता है, बेसिकली जो एप्पल के सिस्टम होता है ना, वहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो सबसे जो फास्टेस्ट ट्रांसमिशन होती है, एग्जाम पूछा जाता है कि सबसे जो फास्टेस्ट ट्रांसफ़र होता है ना, वो कौन सा पोर्ट देता है हमें, थंडरबोल्ट पोर्ट देता है। तो आपके कितने क्वेश्चन बनेंगे, एक तो आप किससे कनेक्ट करते हो, यूएसबी से, साटा से और थंडरबोल्ट से। और थंडरबोल्ट होता ही है सर सबसे फास्टेस्ट ट्रांसफ़र होता है। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास अगर 20 GB की कोई मूवी है, तो अगर मैं उसको मान लेते हैं यूएसबी से भेज रहा हूँ, तो मुझे मान लेते हैं 1 घंटा लग रहा है। मैं ई साटा से भेज रहा हूँ तो मान लेते हैं मुझे 30 मिनट लग रहे हैं। और अगर मैं यही चीज़ थंडरबोल्ट से भेज रहा हूँ तो मान लेते हैं मुझे कितने लग रहे हैं, 15 मिनट लग रहे हैं। तो सबसे फास्टेस्ट कौन हुआ, 15 मिनट वाला, तो वो कौन सा होता है, हमारा थंडरबोल्ट होता है। तो बस यही चीज़ें होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। बाकी मैंने आपको फाइल सिस्टम वगैरह तो पहले समझा ही दिया था जो इनसे रिलेट करता है इस क्वेश्चन से। तो फाइल सिस्टम मैंने आपको बता ही दिया था लास्ट टू लास्ट लेक्चर में भी कि हमारे पास NTFS होता है, FAT32 होता है ना, EXT4 होता है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बन जाते हैं इन क्वेश्चंस के साथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक फाइल फॉर्मेट इज़ अ मेथड टू इनकोडिंग पिक्चर्स ऑन अ कंप्यूटर। बेसिकली कि जब आप पिक्चर्स को इनकोड करते हो कंप्यूटर में तो उसको हम क्या बोलते हैं, JPEG बोलते हैं, ठीक है। JPEG एक्चुअल में होता है क्या है, बेसिकली एक हमारे पास एक लॉसी कंप्रेशन का एक फॉर्मेट होता है। बेसिकली जब आप एक फ़ोटो वगैरह कैप्चर करते हो ना अपने मोबाइल से या फिर आपके एक तरीके से किसी भी डिजिटल इक्विपमेंट से, तो जब आप उस फोटो को कैप्चर करते हो, तो जब वो फोटो कैप्चर होकर आपके डिवाइस में प्रोसेस होती है ना, प्रोसेस होने के बाद वो जाके सेव होती है। तो जब आप अपनी फ़ोटो देखते हो, कोई भी मान लेते हैं आपने कोई एक फ़ोटो खींच ली, तो जब आप उस फोटो को देखते हो तो उस फोटो का नाम कुछ ऐसा आता है, file.jpeg या फिर file.jpg। तो जो .jpg या फिर .jpeg है, ये क्या है सर, ये हमारे दोनों के दोनों क्या है, बेसिकली हमारे एक तरीके से फ़ोटोज़ के फाइल फॉर्मेट हैं, है ना। ये क्या है हमारे पास, फ़ोटो या फिर पिक्चर के हमारे पास क्या है, फाइल फॉर्मेट्स हैं, ठीक है, फाइल फॉर्मेट्स हैं। और JPEG करता क्या है, बेसिकली ये आपकी किसी भी जो इनकोड करता है, कोई भी आप फोटो क्लिक करते हो ना, उसको एक तरीके से उसके ऊपर अपना एक कोडिंग लगाता है। कोडिंग लगाने के बाद आपकी फ़ोटो कितनी है, जब आप देख रहे होते हो, मान लेते हो आप 50 MB की फ़ोटो देख रहे होते हो, तो जब आपकी फ़ोटो में वो सेव होती है वो 5 MB की रह जाती है। तो वो 50 से 5 MB क्यों रहती है, क्योंकि इसके ऊपर एक कंप्रेशन लगता है, एक मेथड होता है कंप्रेशन का, कंप्रेशन लगता है आपकी फ़ोटो के ऊपर, और उसका साइज़ क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और आपकी जो फाइल है वो क्या बन जाती है, आपकी इस एक्सटेंशन से सेव हो जाती है, file.jpeg से वो सेव हो जाती है। तो ये पूछा था, तो इसमें JPEG आ जाएगा राइट आंसर। बाकी JPEG का मैंने वैसे आपको बताया भी था, इसको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट फोटोग्राफिक, इसको बोलते हैं सर जॉइंट फोटोग्राफिक। यहाँ पे थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होती है, आप लिख लिया करो इनको, जो मैंने आपको बताता हूँ ना, एक्सपर्ट्स ग्रुप। ये कई बार ऐसे टर्म्स होती हैं जो एग्ज़ाम में आई गई होती हैं और आपने वो सारी नोट करनी होती है, इंपॉर्टेंट होती हैं सारी, ठीक है। जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। और अगर पूछ ही लिया है किस टाइप की कंप्रेशन ये यूज़ करता है, तो आप बोलेंगे सर ये हमारा लॉसी कंप्रेशन यूज़ करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, सारी एग्जाम में पूछी जाती हैं। बाकी यहाँ पे जैसे HTML दे रखा है, FTP दे रखा है। HTML मैंने बताई था हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। FTP भी पता नहीं कितनी बार आ गया, इसको बोलते हैं सर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जब हम नेटवर्क के ऊपर एक फ़ाइल को कहीं और भेजते हैं तो उसका अपना एक रूल होता है, तो वो रूल कौन बताता है हमें, FTP बताता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और प्रोटोकॉल में पूछा जाता है, प्रोटोकॉल क्या होता है, बेसिकली सर हमारे पास सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स को हम क्या बोलते हैं सर, प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। बाकी इसके अलावा और इमेज के फाइल फॉर्मेट कौन है, अगर आपको नोट में लिखने होंगे तो आप लिखोगे इमेजेस के हमारे पास सर कुछ फाइल फॉर्मेट्स और भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आपने लिखना है, एक PNG होता है सर, एक हमारे पास GIF होता है, ठीक है। PNG को हम बोलते हैं पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। GIF की फुल फॉर्म आपने चलो मुझे नीचे कमेंट करके बतानी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। फिर BMP, ठीक है, BMP भी पूछी गई है, चलो इसका बता देता हूँ, इसको हम बोलते हैं बिटमैप, ठीक है। बाकी इसके अलावा TIFF को क्या बोलते हैं सर, इसको हम टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, ठीक है, टैग्ड इमेज, ठीक है, इसको आप ऐसे लेना TAGGED, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। तो देखो एक के साथ कितने क्वेश्चंस हमारे लिंक होते हैं और वो सारे आपने पढ़ने होते हैं, नोट करके लिखने होते हैं, ठीक है। तो बस
यहाँ तक यही लिखते हैं, बाकी कुछ और रहेगा इंपॉर्टेंट तो मैं बता दूंगा। बाकी ये याद रखना है, आपका जो पीएनजी होता है ना, इसको पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक बोलते हैं, और बेसिकली ये काफ़ी मतलब पॉपुलर एक तरीके से फॉर्मेट होता है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बाकी जिफ का भी, चलो जिफ का नहीं है पता तो यहाँ पे नोट करके लिख लेना आप। जिफ को हम बोलते हैं, इसको यहाँ पे लिख लेना, चलो इसको जिफ को ना, इसको बोलते हैं ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, तो ये भी आपने नोट करके लिख लेना। तो इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें, है ना, ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें आई गई हैं मैं आपको वही लिखा रहा हूँ, और जो इंपॉर्टेंट है हमारी सारी की सारी। ठीक है, बाकी मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, अगर आपको कोई इमेज का जो रेजोल्यूशन है उसको आपको मेज़र करना है तो आप किस में मेज़र करते हैं। ठीक है, क्योंकि इमेज की ही बात हो रही है ना सारी, तो अगर आपको इमेज का मैं बताओ, इमेज का जो आपका रेजोल्यूशन होता है ना, इमेज का रेजोल्यूशन आप किस में मेज़र करते हो, तो मैंने आपको बताया था पहले भी, आप किस में मेज़र करते हो, आप डीपीआई में मेज़र करते हो। डीपीआई को हम क्या बोलते हैं सर, डॉट्स पर इंच हम बोलते हैं। तो ये सारे आपके जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये नोट करके लिखना है। इसके अलावा तो मतलब मेरे पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन है बताने के लिए, है ना, पर अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया टू हार्ड डिस्क। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बेसिकली हम इंस्टॉलेशन बोलते हैं, है ना। बेसिकली होता है क्या है, जब आप किसी एक प्रोग्राम को इंस्टॉल कर रहे होते हो ना, तो इसका मतलब ही क्या होता है, आप सेकेंडरी स्टोरेज से क्या कर रहे होते हो, उसको एक तरीके से उसके प्रोग्राम फाइल्स को अपने हार्ड डिस्क में क्या कर रहे होते हो, इंस्टॉल कर रहे होते हो। ओके, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इंस्टॉलेशन बोलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और काफ़ी एग्जाम में पूछी जाती है। बाकी यही चीज़ मैं उल्टा आपसे पूछ लूँ, बताओ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर, जब आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है ना, अगर उसको आप क्या कर रहे हो, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग किस चीज़ को, जो आपने इंस्टॉल कोई सॉफ्टवेयर किया है, तो उसको आप बोलोगे सर, उसको हम बोलते हैं अनइंस्टॉलिंग। ठीक है, आप बोलोगे सर कितना बेसिक क्वेश्चन है, पर ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में ना, तो ये आपने याद रखना है। बाकी ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि हमारे पास कुछ बंडल्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, और फिर हमारे पास प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर होते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे पास सॉफ्टवेयर दैट कम्स बंडल्ड। ठीक है, बंडल्ड, इसको स्पेलिंग लिख लेना आप ढंग से, बंडल्ड विद किसके साथ सर, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। तो उसको हम क्या बोलते हैं सर, उसको हम बोलते हैं प्री इंस्टॉल्ड, या फिर आप इसको दूसरा क्या बोल सकते हो, बंडल्ड प्रोग्राम बोल लो, या फिर इसको आप क्या बोल लो, सॉफ्टवेयर। ठीक है, प्रोग्राम्स बोलो या फिर इसको आप क्या बोल लो, सॉफ्टवेयर। नहीं, सॉफ्टवेयर टर्म एक्चुअली में टेक्निकल होती है, तो आप यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सॉफ्टवेयर इसको लिखोगे। तो देखो एक के साथ हमारे पास कितनी जो चीज़ें होती हैं वो इंटरलिंक होती हैं। अगर हम इसी के थोड़ा और इलेबोरेट कर लें तो कई बार ये पूछा जाता है कि जो फाइल्स होती है रिक्वायर टू इंस्टॉल अ सॉफ्टवेयर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेटअप फाइल बोलते हैं। बाकी जो हमारे पास कॉमन इंस्टॉलेशन फाइल्स की, जैसे मान लेते हैं मैं आपसे पूछूं कि बेटा आपके पास कुछ कॉमन क्या होती हैं, इंस्टॉलेशन की फाइल्स होती हैं। जब आप किसी प्रोग्राम को कभी प्रैक्टिकली इंस्टॉल करोगे ना, तो वो कुछ इंस्टॉलेशन फाइल्स आपको देता है। तो जो उन इंस्टॉलेशन फाइल्स की एक्सटेंशन काफ़ी बार पूछी जाती है एग्जाम में, तो उनकी एक्सटेंशंस क्या होती हैं, तो आप बताएंगे किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये याद रख लेना क्योंकि बच्चे पॉइंट आउट कर देते हैं फिर। यहाँ पे मैं विंडोज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो विंडोज़ की मैं बात कर रहा हूँ, तो कौन सा इसका राइट आंसर बन जाएगा, आप बोलेंगे सर हमारे पास .exe या फिर .msi। ठीक है, .exe और .msi ये किसकी फाइलिंग्स एक्सटेंशंस हैं बेसिकली, जब आप क्या करते हो, आप एक तरीके से इंस्टॉल करते हो। ठीक है, कॉमन इंस्टॉलेशन फाइल सिस्टम बेसिकली होता है, किसी भी अगर आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रहे होते हो ना, तब भी आप देख लेना वहाँ पे .exe या फिर .msi करके वो फाइल्स के एक तरीके से एक्सटेंशंस दिए होंगे आपको। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछी जाती हैं। वैसे ही यहाँ पे कुछ और चीज़ें बन जाती हैं, जैसे एक नेटवर्किंग का एक क्वेश्चन पूछा गया था रिसेंटली एग्जाम में कि डाउनलोडिंग का मतलब क्या होता है। डाउनलोडिंग का मतलब होता है जब आप किसी सर्वर से कोई फाइल अपने सिस्टम के ऊपर लेके आ रहे होते हो तो वो डाउनलोड होता है। पर वही उल्टा क्या हुआ, जब आप अपना फाइल से सर्वर के ऊपर भेज रहे हो, ठीक है, तो इसको अपलोडिंग बोल देते हो। तो ऐसे करके जो कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं वो एग्जाम में पूछी जाती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था द प्रॉपर्टी दैट व्हेन क्लासेस आर अरेंज्ड इन अ हिरार्किकल ईच क्लॉज एज्यूम द एट्रीब्यूट एंड मेथड ऑफ इट्स एक्सेसर इज कॉल्ड। यहाँ पे सिंपली बोला है कि कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो क्या करती है, ये सारी की सारी चीज़ें इनहेरिट करती है। बेसिकली इनहेरिट करने का काम कौन करता है, इनहेरिटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बन जाएगा आपका, इनहेरिटेंस बन जाएगा। बेसिकली जब आप ना एक लैंग्वेज पढ़ते हो, ओप्स लैंग्वेज बोलते हैं उसको, है ना। ओप्स कौन सी होती है, जिन्होंने पढ़ी है वो तो समझ गए होंगे, इसको हम बोलते हैं सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है
जैसे सब C++ हो गया है ना, एग्जाम्पल के लिए मैं बता दिया C++ हो गया, वहाँ पे ना एक कंसेप्ट आता है। किसका कंसेप्ट आता है सर? इनहेरिटेंस का कंसेप्ट आता है। अब उसका मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, इसको अगर मैं आपको बताऊं कि उसमें होता क्या है कि एक क्लास होती है, उसमें क्या होता है बेसिकली वो प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करता है दूसरी क्लास की। अब इसको थोड़ा टेक्निकल ना रख के आपको मैं ईजी वे में समझाता हूँ। मान लेते हैं ये आ गया हमारे पास कौन सा, राम, ठीक है, ये राम आ गया, ठीक है, और ये आ गया मान लेते हैं सीता आ गई, ठीक है। तो मान लेते हैं राम और सीता का कोई एक बच्चा हुआ, ठीक है, उन उस बच्चे का नाम आ गया मान लेते हैं ABC। ओके, अब देखो जो ABC होगा इसके पास क्या होगा, राम के भी कुछ गुण होंगे और सीता के भी कुछ गुण होंगे। ओके, तो ये चीज़ होता है आपका इनहेरिटेंस, कि वो क्या करता है, जो बच्चा होता है अपने पेरेंट्स के कुछ गुण को इनहेरिट करता है। तो अगर हम इन टर्म ऑफ प्रोग्रामिंग देखें या फिर इन टर्म ऑफ ओप्स लैंग्वेज देखें या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखें, अब जो सीता है और जो राम है ये क्या बन जाती हैं सर, ये हमारी बन जाती हैं एक तरीके से पेरेंट क्लासेस। इनको हम बोलते हैं पेरेंट क्लासेस। ओके, पेरेंट क्लासेस, या फिर इसको हम क्या बोल देते हैं, बेस क्लास भी बोल देते हैं। कि बेस क्लास मतलब जहाँ से मेरी कोई इन्फॉर्मेशन मैंने हैरिट की है, मतलब ली है मैंने कहाँ से लिया है, मेरे पेरेंट्स से लिया है, राम और सीता से लिया है। ओके, और मैं क्या बन जाता हूँ सर, मैं बन जाता हूँ चाइल्ड क्लास। मैं क्या बन गया सर, चाइल्ड क्लास बन गया। जिसने क्या किया है सर, इसको चाइल्ड क्लास भी बोलते हैं और कई बार लिखा जाता है डिराइव्ड क्लास, है ना। डिराइव्ड का मतलब आप समझ के ना कि ये क्या हुआ, उसने उन दोनों की मतलब एक तरीके से क्या ली, अपने फादर के भी कुछ गुण लिए, अपनी मदर के भी कुछ गुण लिए, पर इसके बेटे के अपने भी तो गुण होंगे ना कुछ। तो वो क्या बन जाता है, डिराइव बन जाता है, कि दोनों के गुण तो है पर बच्चे के पास अपने भी कुछ गुण होते हैं। तो तभी हम इसको क्या बोल देते हैं, ये डिराइव्ड क्लास भी बन जाती है। ओके, तो बस वही चीज़ यहाँ पे पूछी गई थी कि अब देखो इनका जो फैशन है वो कैसा दिख रहा है आपको, इन अ फॉर्म ऑफ हिरारकी। हिरारकी में क्या होता है कि जो सबसे पहले टॉप में चलता है, फिर उसके बाद फिर नीचे चलता है, फिर नीचे चलता है, फिर नीचे चलता है ना। ऐसे ऐसे करके क्या बनती है, हमारी हिरारकी बनती है ना। वही लिखा है कि एट्रीब्यूट्स एंड द मेथड फ्रॉम इज अनसेस्टर, जो इनके पूर्वज होते हैं उनसे वो कुछ एट्रीब्यूट्स, वही एट्रीब्यूट्स क्या मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कर राम और सीता की बात कर लेते हैं। तो जो ABC बच्चा था, इसने राम के जो फादर के बाल मान लेते हैं ब्लैक थे और मदर के जो बाल थे वो ब्राउन थे, ठीक है। तो मान लेते हैं जो बच्चा हुआ उसके जो बाल थे वो ब्राउन हो गए, तो हम क्या बोलेंगे, मदर ने जो बेटा था उसने मदर की कौन सी एक तरीके से क्या बोलते हैं हम उसको, कलरिंग थी, मतलब या फिर जो बाल के कलर थे वो उसने इनहेरिट किए, तो हम क्या बोलेंगे, उसने ब्राउन कलर क्या किया, इनहेरिट किया। तो ऐसे करके वो सारी चीज़ें आपने समझनी होती है इन कंटेक्स्ट ऑफ ये सारी की सारी जो होती है, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग होती है वो इतनी टफ नहीं होती है, बस उसको टफ बना दिया जाता है। ओके, तो ये चीज़ें आपने समझनी होता है ईजी टू रिलेट करके। और अगर कल को आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो आप 100% इसको टिक करके, सही टिक करके आना, और गलत नहीं टिक करना है, ये आपने याद रखना है। बाकी दूसरा क्वेश्चन जो एग्जाम में इसी से रिलेटेड जो पूछा जाता है, वो पूछा जाता है 4 पिलर्स, लिख लेना आपने इसको कॉपी पे ना, नोट बना रहे होगे तो 4 पिलर ऑफ ऊप्स। तो ये कौन कौन से होते हैं, एक तो आपने देख लिया कौन सा आता है, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस होता है। दूसरा कौन सा बनता है सर, दूसरा हमारा बनता है इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन, ठीक है। जब नेक्स्ट कोई क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको इनका डिटेल में बता दूंगा। फिर एक आता है पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, और फोर्थ आ गया आपके पास अब्स्ट्रैक्शन, अब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज़ आपने सीखी, मान लेते हैं आपको ऑड वन आउट करने के लिए आ गया, 3 ऑप्शन दे दिए एक जैसे, चौथा मान लेते हैं इन्फॉर्मेशन हाइडिंग दे दिया, तो आप क्या बोलेंगे कि चौथा पिलर कौन सा नहीं है, ये वाला चौथा पिलर नहीं है। बाकी ये आपने नोट करके लिखना अपनी कॉपी पे कि हमारे पास 4 पिलर होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और अब्स्ट्रैक्शन। और मैंने ये भी बता दिया क्वेश्चन किस टाइप का आपसे पूछा जाएगा, ऑड वन आउट करके भी पूछा जा सकता है, और अगर वैसे पूछा होगा तो आपने वैसे करके भी बता देना है। तो ये आपने नोट करके लिख लेना है, बाकी तो इंपॉर्टेंट है सारी की सारी। अब इनकैप्सुलेशन का मतलब कई बार बच्चे पूछ ही लेते हैं, चलो यहाँ पे बताना हो तो ऐसे लिख लेना आप नोट करके। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कि हम क्या करते हैं, बिल्डिंग डाटा एंड मेथड टुगेदर। इनकैप्सुलेशन का मतलब है, समझ लो कि जो मेरा डाटा होगा प्लस डाटा के साथ और क्या, बेसिकली जो हमारा एक तरीके से मेथड, मेथड को हम क्या बोल देते हैं, प्रोग्राम बोल देते हैं। तो आप इसको ऐसे लिख लेना इनकैप्सुलेशन को, डाटा एंड मेथड्स, इनको हम क्या कर देते हैं, बंडल्ड कर देते हैं टुगेदर, बंडल्ड टुगेदर, इसको हम बोल देते हैं इनकैप्सुलेशन।
ओके, तो ये आप कोई नहीं, आपको इसको मैं बाद में इलेबोरेट कर दूंगा जैसे कोई नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। नोट्स बना रहे हो तो नोट्स में ये आपने ऐड करके लिख लेना है कि जब कोई एक डाटा या फिर मेथड कोई हम क्या बोल देते हैं सर, इसको हम कोई एक तरीके से बोल देते हैं फंक्शन, डाटा मेथड, या फिर इसको हम क्या बोल देते हैं मेथड और स्लैश करके लिख लेना फंक्शन। चाहे वो डाटा है, डाटा और फंक्शन को जब हम कोलैब कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है सर, इनकैप्सुलेशन बन जाता है। ओके, तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, बाकी कुछ आता है तो मैं आपको बाद में लिखवा दूंगा यहाँ पे। जैसे अगर ऊप्स का अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, क्लास क्या होती है, एग्जाम में पूछा जाता है क्लास इन ऊप्स, तो सर क्लास का मतलब क्या होता है ऊप्स में, तो आप बताएंगे बेसिकली ये हमारा ब्लूप्रिंट होता है। ठीक है, क्लास इन ऊप्स क्या होता है, बेसिकली क्लास के बारे में पूछा होगा, अगर आपकी ऊप्स लैंग्वेज है उसमें क्लास का मतलब क्या है, तो आप बोलेंगे सर क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग, क्या क्रिएट करोगे बेसिकली आप इससे, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये आपकी सारी की सारी चीज़ें आपने नोट करके लिखनी है। अब यहाँ पे जैसे ऑब्जेक्ट भी आ गया तो ऑब्जेक्ट का भी पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट इन ऊप्स, कि जो आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना ऊप्स, इसमें जो आपका ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, तो आपको आप इसमें ऐसे लिखना इंस्टांस ऑफ अ क्लास। ये सारे आपको नोट्स बना के लिखने हैं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे ही आएंगे, क्लास इन ऊप्स क्या होता है ना, तो वहाँ पे या ब्लू प्रिंट दे रखा होगा या आपको टेम्पलेट दे रखा होगा, तो दोनों आपने नोट करके लिख लेने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम दैट ड्रॉ कंक्लूजन इज, बेसिकली जो आपकी एक्सपर्ट सिस्टम होते हैं ना, तो वहाँ पे जो एक तरीके से पूछा है कि कौन सा सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है जो बेसिकली क्या करता है, कंक्लूजन निकालने का काम करता है, तो वो कौन से होते हैं बेसिकली सर, हमारे इन्फेरेंस इंजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है क्योंकि जो हमारे पास एक्सपर्ट सिस्टम होते हैं ना, एक्सपर्ट सिस्टम कौन सी जनरेशन से बिलोंग करते हैं सर, हमारी 5th जनरेशन से बिलोंग करते हैं। 5th जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी चली है, एआई हमारी चली है, एआई बोलते हैं या फिर हम मशीन लैंग्वेज लर्निंग बोल देते हैं, है ना। तो ये हमारे पास किस जनरेशन से बिलोंग करती हैं, 5th जनरेशन से बिलोंग करती हैं। और एक्सपर्ट जनरेशन किससे बिलोंग करता है, हमारा 5th जनरेशन से बिलोंग करता है। तो एक्सपर्ट जनरेशन के क्या होते हैं, एक्सपर्ट जनरेशन के अपने कुछ क्या होते हैं बेसिकली, कुछ अपने टाइप्स होते हैं या फिर हम बोल सकते हैं कुछ चीज़ें होती हैं जिससे मिलकर हमारा एक एक्सपर्ट सिस्टम बनता है ना। तो हम बोल सकते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इट कंसिस्ट ऑफ, तो आप इसको नोट करके लिखोगे। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है नॉलेज बेस। ठीक है, नॉलेज का बेस, कि उसमें क्या अपना एक नॉलेज बेस होता है, कोई भी एक ऐसा एक्सपर्ट सिस्टम होगा उसमें क्या होगा, अपना एक नॉलेज का बेस होगा। बेसिकली होता है क्या, नॉलेज बेस जहाँ पे मान लेते हैं उसके एक तरीके से डोमेन नॉलेज और उसके अपने एक रूल वगैरह लिखे होंगे। ठीक है, बेसिकली आप ऐसे लिखना कि इसमें जो 4 पिलर होते हैं वही आपने लिखने हैं। एक नॉलेज बेस आता है, एक हमारे पास इन्फेरेंस इंजन आता है, दूसरे नंबर पे ये आता है, तीसरे नंबर पे जो पूछा जाता है वो यूज़र इंटरफेस आता है। ये इसके 4 पिलर हैं, एक तरीके से समझ लेना, कोई भी एक्सपर्ट सिस्टम होगा उसमें ये सारी की सारी चीज़ें होंगी। और चौथा क्या बन जाता है, एक्सप्लेनेशन फैसिलिटी, या फिर इसको आप ऐसे कर लेना एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन करके इसको आप क्या करना, नोट करके लिख लेना। तो ये बस वही चीज़ें होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आज के लिए हम इतना रखते हैं, बाकी कोई डाउट या कुछ क्वेरी रहती है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता दिया करो। बाकी हम इसके जो नेक्स्ट के क्वेश्चन आगे उनको हम कल डिस्कस कर लेते हैं।